हाय, मैं विवेक यादव। सब्सक्राइब्स वीजोन क्लासेज, शेयर एंड लाइक। वीजोन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। अब तक जो प्रीवियस क्लासेज में हमने सिग्निफिकेंट फिगर के बारे में डिस्कस किया था, आज हम आपके लिए एक नया टॉपिक ले गए हैं। टॉपिक का नाम है लॉ ऑफ केमिकल कम्बिनेशन। लॉ ऑफ केमिकल कम्बिनेशन लॉ ऑफ केमिकल कम्बिनेशन को हम फर्दर 5 टाइप्स के अंदर डिस्कस करेंगे। आज हम मेनली 3 टाइप को डिस्कस करेंगे, 2 टाइप वो नेक्स्ट टाइम करेंगे। तो ध्यान देते हैं। सबसे पहले लॉ ऑफ केमिकल कम्बिनेशन एक्चुअली है क्या। अब तक हमने सारी बातें पढ़ चुके थे कि स्मॉलेस्ट पोर्शन ऑफ मैटर का क्या है, एटम है। वो डिफरेंट एलिमेंट्स या मॉलिक्यूल कंबाइन होने के बाद बनता है। मतलब कोई भी केमिकल रिएक्शन उसमें इन्वॉल्व कौन होता है, एटम और मॉलिक्यूल होता है। तो 17th जो सेंचुरी है उसके अंदर एक नया लॉ क्लासीफाई हुआ जो जो था हमारे पास लॉ ऑफ केमिकल कम्बिनेशन। इसमें यही बताया गया कंपाउंड आर फॉर्म्ड फ्रॉम एलिमेंट एंड देयर फॉर्मेशंस गवर्न बाय 5 बेसिक लॉ। जो भी कंपाउंड बनते हैं और जो भी उनसे फॉर्मेशंस होती हैं, कंपाउंड फॉर्मेशन जो होती हैं, उनको किस टाइप के लॉ से आइडेंटिफाई किया जाता है। जो 5 बेसिक लॉ हैं, और उन 5 बेसिक लॉ के अंदर सबसे पहला है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, सेकंड है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, उससे नेक्स्ट है लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। उसके बाद एक लॉ हमारे पास गे ल्यूसेक लॉ, और एक होता है आपके पास इसमें एवोगैड्रो लॉ। तो ध्यान रखेंगे, ये सारे लॉ को हम वन बाय वन करके डिस्कस करेंगे। आज हमारा जो मेन मोटिव है डिस्कस करने का, फर्स्ट है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, दूसरा है लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, इसका एक नाम और भी है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। इसको हम लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन भी बोलते हैं, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। उसके बाद हमारे पास एक लॉ आएगा इसमें लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। तो आइए अब हम अपने फर्स्ट लॉ को एक्सप्लेन करते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो हमारा फर्स्ट लॉ है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास मेनली एक जो लॉ है जो डील करता है रिलेशनशिप बिटवीन मास ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में। जो भी फिजिकल चेंज या केमिकल रिएक्शन होता है उसके अंदर मतलब मेनली डील करता है उसके रिलेशन के बीच में, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में। ये सबसे पहले लॉ एस्टेब्लिश हुआ था, एक फ्रेंच केमिस्ट था एंटोनी लेवोजियर। एंटोनी लेवोजियर। अब क्या इसकी स्टेटमेंट है वो देखते हैं। इन ऑल फिजिकल चेंज एंड केमिकल रिएक्शन द total mass of the total mass of product is same as the total mass of reactant। ये हमारे पास डेफिनेशन है कि कोई भी फिजिकल चेंज हो, इन ऑल फिजिकल चेंज या कोई केमिकल रिएक्शन हो जिसमें टोटल मास रिएक्टेंट का प्रोडक्ट के इक्वल हो जाए, तो उसको बोलते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। मतलब इस टाइप की फिजिकल चेंज और केमिकल रिएक्शन में आपके रिएक्टेंट के मास और प्रोडक्ट के मास में कोई चेंजमेंट नहीं, अगर इधर 5 है तो इधर भी 5 होना चाहिए, तो इस चीज़ को वो फॉलो करता है, नहीं तो नहीं करेगा। अब हम इसको कैसे वेरीफाई करते हैं, एक्सपेरिमेंटली वेरिफिकेशन ऑफ दिस लॉ। तो देखो, एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन के लिए हमने एक ये इसको बोलते हैं लैंडोल्ट ट्यूब, या इसको एच ट्यूब के नाम से जान सकते हैं। जैसे एच होता है ना, आपका ये ऊपर एच बना हुआ है, एच ट्यूब है ये, ठीक है।
क्या करते हैं, स्टार्टिंग में इस एच ट्यूब में एक जो ट्यूब है उसके अंदर हमने भर दिया NaCl का सॉल्यूशन, नेक्स्ट ट्यूब है उसके अंदर हमने भर दिया सिल्वर नाइट्रेट का सॉल्यूशन। ये फिलअप करने के बाद हमने क्या देखा, इसको वे कर लिया, सॉल्यूशन डाल दिया हमने इस ट्यूब के अंदर, इस ट्यूब में डालने के बाद हमने वे कर लिया इसके अंदर, ठीक है। मान लो इसका वेट आया 15 ग्राम, कितना आया 15 ग्राम, ठीक है। फिर हमने क्या किया, इस सिलेंडर ट्यूब को सेक कर दिया। सेक करेंगे तो ये सॉल्यूशन, ये दोनों सॉल्यूशन क्या होंगे, एक दूसरे के अंदर मिक्स हो जाएंगे। मिक्स होने के बाद देखो क्या होता है, एक सिंपल सी इक्वेशन है, 10th क्लास में पढ़ते हो आप, NaCl प्लस AgNO3, NaCl प्लस में AgNO3। तो ये कौन सी इक्वेशन है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन या प्रेसिपिटेशन रिएक्शन बोलते हैं इसी को। तो क्या करते हैं, ये दोनों सॉल्यूशन अपने पार्टनर को एक्सचेंज करेंगे। पार्टनर को एक्सचेंज का मतलब ये Na तो अटैच हो जाएगा इसके साथ और Ag अटैच हो जाएगा इसे Cl के साथ। तो देखो क्या बन जाएगा, AgCl प्लस NaNO3। इसके अंदर जो पीपीटी बनते हैं वाइट पीपीटी, इसके बनेंगे वाइट पीपीटी। अब हमने इस एक्सपेरिमेंट का यही वेरिफिकेशन होता है, जैसे मान लो हमने बताया स्टार्टिंग के अंदर वेट कितना था 15 का, मतलब टोटल हमने वे कर लिया। अब जब रिएक्शन होने के बाद ठीक है, रिएक्शन हो गई, अपने पार्टनर एक्सचेंज कर दिए, अब भी हमने देखा कितना आया 15 ही आया। तो ये दोनों साइड में इधर भी 15 इधर भी 15, अगर ये कंडीशन को सेटिस्फाई करता है तभी हम उसको बोलते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास मतलब इस लॉ के अकॉर्डिंग मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड और नॉट बी डिस्ट्रॉयड, इसलिए इसको और क्या बोलते हैं, इट इज़ आल्सो कॉल्ड एज लॉ ऑफ इनडिस्ट्रक्टिबिलिटी ऑफ मैटर बोल सकते हैं। इसको क्या बोल सकते हैं, इट इज़ आल्सो कॉल्ड एज लॉ ऑफ इनडिस्ट्रक्टिबिलिटी ऑफ मैटर। अब ध्यान रखेंगे, ये ऐसे तो हमने बता दिया कि भाई टोटल सम ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू प्रोडक्ट, मतलब रिएक्टेंट का बराबर किसको जाना चाहिए, प्रोडक्ट के। बट अकॉर्डिंग टू फिजिक्स देखें, फिजिक्स क्या कहती है, अल्बर्ट आइंस्टीन इक्वेशन होती है MC इज इक्वल टू MC²। इसका मतलब अगर मान लो हमारे पास कोई मास है और उस मास के ऊपर जैसे हम कोई लाइट फॉल होती है उसके अंदर, तो क्या होगा, कुछ मास कन्वर्ट हो जाएगा किसके अंदर, एनर्जी के अंदर। अगर कुछ अमाउंट, ये मान लो मास था या आपने लाइट उसके ऊपर फॉल की है, तो कुछ मास कन्वर्ट हो गया एनर्जी के अंदर। अगर एनर्जी के अंदर कन्वर्ट हो गया तो इसका मतलब ये थोड़ी कि स्टार्टिंग में मान लो मैंने मास कितना लिया था 10 ग्राम, एनर्जी में कन्वर्ट होने के बाद भी क्या 10 ग्राम ही थोड़ी बचेगा, तो वो 8 ग्राम भी हो सकता है, मतलब थोड़ा सा मास क्या हो सकता है, कम। इसका मतलब मास एनर्जी में क्या हो गया, कन्वर्ट हो गया। तो इसका मतलब तो हम मैटर को क्या नहीं कर सकते, कंजर्व नहीं कर सकते। तो इसलिए इसकी एक मॉडिफाइड स्टेटमेंट और बनाई गई, जो स्टेटमेंट क्या थी वो अभी हम बताते हैं आपको। मॉडिफाइड स्टेटमेंट ये बताई गई कि भी द टोटल सम ऑफ मास एंड एनर्जी, मास एंड एनर्जी ऑफ सिस्टम of the system remains constant, तो ये इसकी मॉडिफाइड स्टेटमेंट आई थी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास की, कि अगर हम टोटल सम मास और एनर्जी जो भी किसी सिस्टम की उसको भी कांस्टेंट कर दें तो हम मान सकते हैं भी मास एनर्जी क्या कर सकते हैं, हमें कंजर्व कर सकते हैं। तो ये हमारे पास था पहला लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ ए मास। तो आइए अब हम अपना नेक्स्ट लॉ सीखते हैं, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। तो नेक्स्ट लॉ हमारा है लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शंस। लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन का एक नाम और भी है, इसको बोलते हैं कांस्टेंट प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। जैसे पहला जो लॉ था वो एंटोनी लेवोजियर ने दिया था, ये जो लॉ है ये भी इनिशिएट हुआ था एक फ्रेंच केमिस्ट से जिसका नाम था जोसेफ पॉरेस्ट। जोसेफ पॉरेस्ट
किसकी कब 1799 के अंदर, 1799 के अंदर, ठीक है। अच्छा, जैसे इसकी अगर हम डेफिनेशन देखें, मेनली जब भी इसके अंदर बोला गया है लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, तो भाई लॉ ऑफ डेफिनेट का मतलब इसके अंदर जो भी कंपाउंड होगा उसका रेशियो हमेशा फिक्स होगा, या जो भी एलिमेंट होगा उसका रेशियो हमेशा फिक्स होगा, वो हमेशा किसको फॉलो करेगा, लॉ ऑफ डेफिनेट या कांस्टेंट प्रोपोर्शन। जैसे आपने कंपाउंड की डेफिनेशन को डिस्कस किया था कि कंपाउंड के अंदर जब टू और मोर एलिमेंट कंबाइन होते हैं तो उनका रेशियो जो है वो प्रोपोर्शन, जो रेशियो वो हमेशा क्या आएगा, फिक्स रहेगा, ठीक है। तो डेफिनेशन बताते हैं इसके अंदर, ए प्योर केमिकल कंपाउंड, ए प्योर केमिकल कंपाउंड ऑलवेज consist of the same element combine together in a fixed proportion by weight, फिक्स प्रोपोर्शन बाई वेट। ध्यान रखेंगे डेफिनेशन क्या है भाई, कोई भी प्योर केमिकल कंपाउंड अगर बनाते हैं तो उसमें हमेशा ऑलवेज कंसिस्ट होगा सेम एलिमेंट, अगर उसमें सेम एलिमेंट कंबाइन होते हैं तो उनका रेशियो हमेशा फिक्स होगा, रेशियो क्या होगा, हमेशा फिक्स होगा। अब कैसे रेशियो फिक्स होगा वो हम एक एग्जांपल से डिस्कस करते हैं। जैसे देखिए, मान लो आपके पास एक नॉर्मल सिक्वेशन है, 10th क्लास में देखो, C+ में O2 क्या बन गया, CO2, क्या बन गया, CO2। अगर मान लो आप कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करते हो, कैल्शियम कार्बोनेट को क्या करते हैं, तो कैल्शियम ऑक्साइड प्लस में CO2। तो भाई देखो यहाँ पे इसमें भी CO2 बना, इसमें भी CO2 बना, तो इसका जो रेशियो CO2 का जो प्रपोर्शन रेशियो इसमें भी और इन दोनों के अंदर क्या होगा, सेम होगा। कैसे, जैसे देखो C और O, C और O, C का कितना होगा, ध्यान रखेंगे जब भी इसमें प्रोपोर्शन रेशियो लेना है आपको तो उसमें ये ध्यान रखना, जैसे कार्बन ऐसे होता है 6C12, तो बेटा ऊपर वाला जो नंबर है ये लेना आपको, प्रोपोर्शन वेट बाई मास का लेना है, ठीक है। तो 12:2 और इसका कितना होगा 16, 12:16, इसको काट भी सकते हो आप, 4×3=12 और 4×4=16। बट एक चीज़ ध्यान रखेंगे, ये मैंने सिर्फ किसका लिखा है, एक O का, बट इस CO2 के अंदर कितने ऑक्सीजन है, 2 हैं बेटा, कितने हैं, 2। तो ध्यान रखेंगे भाई एक ऑक्सीजन का 16 है, बट मेरे पास ऑक्सीजन तो कितने हैं, 2 है ना, ऑक्सीजन कितने हैं, 2, तो कितना आएगा 32, कितना आएगा, तो 16×2=32। तो आप इसको काट सकते हो, 4×3=12, 4×8=32। तो कहने का मतलब CO2 का जो प्रोपोर्शन रेशियो है, अगर वो प्योर केमिकल कंपाउंड है और उसमें सेम एलिमेंट कंबाइन हो रहे हैं तो उसका प्रोपोर्शन रेशियो हमेशा 3:8 आना चाहिए। अगर ये 3:8 तो आता है तो समझ लो आपके पास वो कौन है, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन या लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन हो सकता है। अगर ये रेशियो फिक्स नहीं है तो लॉ ऑफ डेफिनेट या कांस्टेंट प्रोपोर्शन नहीं होता है। इसके अंदर भी कुछ प्रॉब्लम आई थी लॉ के अंदर, वो क्या आई थी वो अभी हम आपको बताते हैं। अब प्रॉब्लम इसके अंदर ये आई थी, अगर ये देखो जब भी कोई दो, जैसे मान लो यहाँ पे मैंने CO2 लिखा था, ये मैंने C का जैसे यहाँ पे 12 लिया था ना। अब क्योंकि आपने इसमें दिक्कत क्या आई थी, अगर मान लो कुछ सेम एलिमेंट है बट वो डिफरेंट आइसोटोप में एग्जिस्ट करते हैं, तो अगर आपके पास किसी डिफरेंट सैंपल में अलग अलग आइसोटोप के एलिमेंट है तो ये लॉ फॉलो नहीं करेगा, तो ये लॉ फॉलो नहीं करेगा। कहने का मतलब क्या था, अगर मान लो मेरे पास 2 बीकर है, जैसे इसमें भी CO2 वाली रिएक्शन हुई, इसमें भी CO2 की, इसमें कार्बन का आइसोटोप 12 वाला है, इसमें कार्बन का आइसोटोप 14 वाला है, तो रेशियो फिक्स नहीं आएगा। तो कहने का मतलब अगर डिफरेंट सैंपल हो आपके पास, डिफरेंट सैंपल हो और उसके अंदर एलिमेंट का आइसोटोप सेम हो तो ये लॉ फॉलो है। और अगर आपके पास डिफरेंट सैंपल हो और डिफरेंट आइसोटोप हो तो ये लॉ अप्लीकेबल वहाँ नहीं होगा, अप्लीकेबल नहीं होगा। तो ये ध्यान रखेंगे इसके अंदर। तो समझ लो एक टाइप की इसकी लिमिटेशन यही है।
तो आइए अब हम नेक्स्ट, आप वो और भी डिस्कस कर सकते हो इसके अंदर काफ़ी, कोई भी एग्जांपल, जैसे मान लो मैंने H2 ले लिया, H2 के अंदर क्या आएगा 2:16, तो इसको काटें कितना आएगा 1:8, 1:8। तो अगर प्योर है तो हमेशा इसका रेशियो क्या होगा 1:8 होगा, मतलब ये प्रोपोर्शन रेशियो फिक्स होना चाहिए। तो ये था हमारे पास लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। तो आइए अब हम नेक्स्ट डिस्कस करते हैं लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। नेक्स्ट लॉ हमारे पास है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। बेटा लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन दिया गया था डाल्टन के द्वारा 1803 के अंदर, 1803। ध्यान रखेंगे इसकी जो डेफिनेशन क्या कहती है, इफ टू एलिमेंट, अगर मैं तो कोई दो एलिमेंट लेता हूँ, कंबाइन टू फॉर्म टू और मोर कंपाउंड, टू और मोर कंपाउंड, टू और मोर कंपाउंड, द weight of one of the element which combine with a fixed weight of the other in these compound, in these compound, दिखाई दे रहा आपको, in these compound। तो एक बार डेफिनेशन को ध्यान से देखें, क्या डेफिनेशन दे रखी है हमने बोला है कि जब भी कोई दो एलिमेंट को कंबाइन करते हैं, टू एलिमेंट को कंबाइन कर लिया मैंने, जैसे मान लो मैं आपको यहीं बताता हूँ, ये हमारे पास ऊपर थोड़ा हटा देते हैं। टू एलिमेंट कौन है, मान लो एक N है और एक O है बेटा, ये दो एलिमेंट हो गए। इसने बोला भाई टू एलिमेंट को कंबाइन करो, कंबाइन कर देते हैं भाई, N और O को जोड़ दो, मतलब कंबाइन कर दिया हमने। जब टू और मोर कंपाउंड बनते हैं तो मान लो मेरे पास क्या बन गया, ये कंपाउंड NO बन सकता है, N2O बन सकता है, NO2 बन सकता है, N2O3 बन सकता है, N2O4 बन सकता है, N2O5 बन सकता है। ये बोला है इसने, क्या बोला है कि भाई टू एलिमेंट को कंबाइन करते हैं। मेरे पास एक N था एक O था, इन दोनों को कंबाइन कर दिया मैंने। कंबाइन करने के बाद क्या बनता है, दो या दो से ज़्यादा कंपाउंड, एक नाइट्रिक ऑक्साइड बन गया, एक नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बन गया, एक नाइट्रस ऑक्साइड बन गया, एक डाई नाइट्रोजन ट्राईऑक्साइड बन गया, एक डाई नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड बन गया, एक डाई नाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड बन गया। तो बन गया हमारे पास। अच्छा, अब ये कहता है द वेट ऑफ वन एलिमेंट विच कंबाइंड विद फिक्स वेट। अब कहता है आप इनमें से कोई एक एलिमेंट के वेट को फिक्स कर लो, एक एलिमेंट को वेट को क्या कर लो, फिक्स कर लो, जो कंबाइन हो इनके साथ। क्योंकि ऐसा नहीं कि बाहर से कोई लोग, इन दोनों में से किसी एक का कर लें। मान लो मैंने N का फिक्स करता हूँ मैं, तो अगर मैं इनमें से एक एलिमेंट का वेट को फिक्स करता हूँ तो दूसरा उसके साथ जो आएगा वो हमेशा क्या आएगा, बी ए सिंपल होल नंबर रेशियो, होल नंबर रेशियो बाई वेट आएगा। कहने का मतलब उसका रेशियो हमेशा क्या आएगा, एक सिंपल नंबर में आएगा। सिंपल होल नंबर मतलब जैसे 1 2 3 4 5, ऐसे नहीं कि भाई ऐसे आ गया एक और फिर क्या हो 20 हो, ऐसे नहीं, मतलब एक रेशियो सा आएगा। जैसे हम एक एग्जांपल को अभी डिस्कस करेंगे तब आपको पता लगेगा। तो आई थिंक डेफिनेशन सभी बच्चों को समझ में आ गई। इसकी डेफिनेशन थोड़ी बड़ी है बट ध्यान रखेंगे इससे बनी हुई बिल्कुल, कि भाई दो एलिमेंट हमने लिए हैं, दोनों एलिमेंट को कंबाइन करते हैं, कंबाइन करने के बाद दो या दो से ज़्यादा कंपाउंड बनते हैं। इनमें से जो कंबाइन एलिमेंट किया हमने उसमें एक का वेट को फिक्स कर लो तो उसके साथ दूसरा जो आएगा उसका हमेशा क्या आएगा, एक होल नंबर रेशियो में आएगा। उसको बोलते हैं लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन जो किसने दिया था, डाल्टन ने। तो आइए अब इसका एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं। तो आइए देखो, ये सभी मैंने वो लिख दिए जो भी कंपाउंड बने। अब एक बात ध्यान रखना, ऐसे होता है ना N7N14 होता है, और ऑक्सीजन कैसे होता है 8O16 बेटा। तो ये हमें अब तक हमने जो लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन किया था उसमें भी ऊपर वाला यूज़ करते हैं ना, जो क्या होता है मास नंबर बेटा, ये होता है एटॉमिक नंबर, और ये सिंबल ऑफ एलिमेंट होता है। ये एटॉमिक नंबर, ये मास नंबर
और ये सिंबल ऑफ एलिमेंट जैसे ऑक्सीजन का। तो देखें सबसे पहले मैं इस टेबल इस लाइन में क्या करता हूँ, जो नाइट्रोजन का वेट है ना इसमें ऑक्सीजन का लिखते हैं। तो नाइट्रोजन कितना है, N2 है, तो एक नाइट्रोजन का 14 होता है, दो कितना होगा 28, इसमें कितना आएगा 14, इसमें 28, इसमें 28, इसमें भी 28 है क्योंकि N2 है। अच्छा अगर हम इसमें ऑक्सीजन का लिखते हैं, इसमें ऑक्सीजन का, तो इसमें एक ऑक्सीजन है तो 16, इसमें भी एक है 16, इसमें कितना आएगा 48, इसमें कितना आ जाएगा 64, इसमें कितना आ जाएगा 16 पंजे 80 आ गया। स्टार्टिंग में इसने यही बोला था कि भाई दो एलिमेंट है उनको कंबाइन करते हो टू और मोर कंपाउंड बनेंगे, इनमें से अब इन दोनों में से किसी एक एलिमेंट जो आपने कंबाइन किया उसके वेट को फिक्स कर लो। तो मान लो मैं नाइट्रोजन को फिक्स कर लूँ बेटा, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया एन को मैंने क्या कर लिया, मैं फिक्स किसको कर रहा हूँ नाइट्रोजन को, फिक्स किसको कर लिया मैंने अपने एन को फिक्स कर लिया। तो फिक्स करेंगे तो इनमें 2 नहीं मानेंगे, सब में एक एन मान लो, मैं मान लिया मैंने कि एक एन था सब में। तो नाइट्रोजन को फिक्स कर लिया, फिक्स करने का मतलब सब में वैल्यू बराबर होनी चाहिए। तो कितने एलिमेंट टोटल हमारे पास कंपाउंड कितने, 1 2 3 4 5, तो 5 बार 14 लिख देंगे, मतलब ये मैंने फिक्स कर लिया। अब दूसरे को फिक्स नहीं करना, दूसरे का जो एज इट इज है वो का वो लिखेंगे। जैसे मान लो दूसरे का जो भी यही लाइन आएगी दोबारा से, कहने का मतलब यही लाइन आ जाएगी मेरे पास 16 16 48 64 80 आ गया आपके पास। या इसके अंदर एक काम करो आप, ये NO2 ले लो, नंबर बिल्कुल सेम हो जाएगा, NO2 है ना, तो NO2 में यहाँ पे क्या बन जाएगा ना, यहाँ पे सही है, यहाँ पे आप कर लो इसको 32, तब कटने में मेरा आसानी हो जाएगी, रेशियो बन जाएगा। देखो कैसे 16 एकम 16, 16 दूनी 32, 16 ती 48, 16 चौक 64, 16 पंजे 80। तो कहने का मतलब मेरा रेशियो क्या आ गया, रेशियो क्या है बेटा, मेरा रेशियो आ गया 1:2, 2:3, 3:4:5। तो ये आ गया। यही कहता है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन कि भाई दूसरा जो एलिमेंट है वो एक ऐसे रेशियो में आना चाहिए, ऐसे किस में आना चाहिए, कि रेशियो में आना चाहिए। तो इसको बोलते हैं लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। तो आज हमने इसका एक एग्जांपल डिस्कस किया है और एग्जांपल हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे और पार्ट को भी। थैंक यू फॉर वॉचिंग वी जोन क्लासेज। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, और जो चीज़ समझ में ना आए उसको बार बार फॉरवर्ड रिवर्स करके बार बार समझा करो उन चीज़ों को। ठीक है, थैंक यू।